वेलकम टू केमिस्ट्री चैनल। मैं कमलेश कुमार। चैप्टर 3 वैद्युत रसायन में आगे के श्रृंखला में आज बैटरियां बताऊंगा कि बैटरियां क्या होती हैं, बैटरियों के साथ साथ संक्षारण क्या होता है, इन सब के बारे में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। तो देखिए आगे, बैटरियां क्या हैं। वैद्युत रासायनिक सेल विद्युत ऊर्जा के स्रोत होते हैं तथा ये बैटरियों यानी व्यावसायिक सेल के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। अतः बैटरियां एक प्रकार की गैल्वेनिक सेल होती है जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया होती है तथा इस अभिक्रिया के द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। बैटरियों के रूप में प्रयोग में लाने के लिए इनमें निम्नलिखित गुण होने चाहिए। क्या क्या गुण होने चाहिए? नंबर 1, ये वजन में हल्की होनी चाहिए। नंबर 2, इनकी कीमत कम तथा आकार छोटा होना चाहिए। नंबर 3, बैटरियों को प्रयोग में लाए जाने के समय इनकी वोल्टेज में गिरावट अचानक ना होकर लगातार होनी चाहिए, अर्थात स्थिर वोल्टता की विद्युत धारा अधिक समय तक देनी चाहिए। जब एक से अधिक सेल श्रेणी क्रम में व्यवस्थित होती हैं तो यह व्यवस्था बैटरी कहलाती है। सामान्यतः बैटरियों या सेलों को 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से वर्ग हैं? तीनों। प्राथमिक सेल या इनको बैटरियां बोलते हैं, दूसरा द्वितीयक सेल या बैटरियां, और तीसरा ईंधन सेल। तो इसमें नंबर 1 प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल में एक देखिए यहाँ शुष्क सेल दिखाया गया है, यहाँ पर शुष्क सेल है। लेकिन उसके पहले देखते हैं प्राथमिक सेल किसे कहते हैं। वे वैद्युत रासायनिक या गैल्वेनिक सेल जिनमें रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होती है, अर्थात ये एक समय के पश्चात कार्य करना बंद कर देते हैं और इन्हें पुनः आवेशित या पुनः प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। जो प्राथमिक सेल होते हैं उनको दोबारा रिचार्ज नहीं किया जा सकता है। ये सेल अनुत्क्रमणीय होते हैं, यानी अगर एक बार इसको रिचार्ज कर दिया जाता है तो चार्ज ख़त्म होने के बाद इसको पुनः रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें रासायनिक अभिक्रिया एक ही दिशा में होती है और कुछ समय बाद यह मृत हो जाते हैं। जैसे इस प्रकार के सेलों में यहाँ पर शुष्क सेल और मरकरी सेल ये प्राथमिक सेल होते हैं। यहाँ पर एक शुष्क सेल दिखाया गया है जिसमें यह एक जिंक का बना हुआ एक बेलनाकार पात्र है। यह पात्र एनोड का कार्य करता है। इसके अंदर एक ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है जिस पर एक पीतल की टोपी होती है। ये ग्रेफाइट की छड़ कैथोड का कार्य करती है। यह बेलनाकार पात्र में ग्रेफाइट के चारों ओर एक छिद्रयुक्त कागज का अस्तर लगा होता है। इस अस्तर के अंदर यहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा कार्बन का गीला पेस्ट भरा होता है और इसके बाहर जो कागज़ का अस्तर, उसके बाहर यानी कागज़ के अस्तर और बेलनाकार पात्र के बीच में यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है। ऊपर से
यहाँ जो सेल को और फिर सेल के द्वारा बंद कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से यह एक शुष्क सेल का निर्माण हो जाता है। क्या है शुष्क सेल? शुष्क सेल एक प्रकार का लैग्रांजी सेल है जिसका आविष्कार लैग्रांजी ने किया था। लैग्रांजी सेल का सुसंगत रूप शुष्क सेल है। इसमें जिंक का एक बेलनाकार बाहरी पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है। इस पात्र के अंदर विद्युतरोधी कागज का अस्तर लगा होता है। इसमें एक पीतल की टोपी युक्त ग्रेफाइट की छड़ को रखते हैं। यह छड़ कैथोड का कार्य करती है। इस ग्रेफाइट के छड़ के चारों ओर मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा कार्बन अथवा चारकोल का गीला पेस्ट भर देते हैं। एनोड तथा कैथोड के बीच के रिक्त स्थान को अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड की लेई अर्थात पेस्ट से भर देते हैं। प्रयोग के दौरान जिंक का उपभोग होता है तथा उस पर छिद्र बन जाते हैं। इसी कारण सेल के चारों ओर स्टील की सील लगा दी जाती है। सेल में विभिन्न इलेक्ट्रॉनों पर निम्नलिखित अपक्रियाएं होती हैं। तो एनोड पर कौन सी अपक्रिया होती है? एनोड पर जिंक धातु का ऑक्सीकरण होता है और इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके जिंक आयन बनाता है। कैथोड पर मैग्नीज डाइऑक्साइड अमोनियम क्लोराइड के अमोनियम आयन के साथ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके या अपचयन की प्रक्रिया को व्यक्त करता है। और यह मैग्नीज ट्राइऑक्साइड ठोस अवस्था में अमोनिया गैस और जल लिक्विड में अपचयित हो जाता है। अमोनिया गैस जैसे ही मुक्त होती है यह जिंक आयन या जिंक आयनों के साथ संकुल आयन ZnS3 ट्वाइस यानी डाई अमीनो जिंकेट सेकेंड आयन बना लेती है। शुष्क सेल का विभव 1.25 से 1.5 वोल्ट होता है। शुष्क सेल की आयु अधिक नहीं होती है क्योंकि अम्लीय प्रकृति के अमोनियम क्लोराइड से जिंक पात्र का संक्षारण हो जाता है जिससे दीवारों में छिद्र हो जाते हैं। रासायनिक यौगिक और विद्युत धारा रिस कर बाहर आने लगती है। इसे रोकने के लिए जिंक की दीवारों को धातु की पतली चादर से कवर कर दिया जाता है जो कि अक्रिय होती है। ऐसे सेल को लीक प्रूफ सेल कहते हैं। इन सेलों में अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड का गीला पेस्ट लेई भरा जाता है। जब तक यह गीला रहता है तो शुष्क सेल का कार्य करती रहती है। इसको पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं। दूसरा प्राथमिक सेल है मरकरी सेल। मरकरी सेल यह भी एक विशेष प्रकार की शुष्क सेल है जिसका उपयोग लघु विद्युत यंत्रों जैसे घड़ियाँ, सुनने के यंत्र, कैलकुलेटर तथा कैमरा आदि में होता है। इसमें जिंक पात्र एनोड और कार्बन ग्रेफाइट की छड़ कैथोड का कार्य करती है। इसके अंदर की सतह पर छिद्रयुक्त कागज का अस्तर लगा रहता है। इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं मर्क्यूरिक ऑक्साइड का पेस्ट वैद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। मरकरी सेल में निम्नलिखित सेल अपक्रिया से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है।
यहाँ देखिए दिखाएगा मरकरी सेल, एक बेलनाकार पात्र है, जिसमें इस पात्र के अंदर जो कि जिंक का बना हुआ होता है, ये पात्र एनोड का कार्य करता है और इसके अंदर छिद्रयुक्त कागज़ का स्तर लगा है और इसके मध्य में एक कार्बन यानी ग्रेफाइट की छड़ लगी है जो कैथोड का कार्य करती है। और इस छिद्रयुक्त कागज़ के स्तर के अंदर मर्क्यूरिक ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पेस्ट भरा होता है। इस प्रकार से मरकरी सेल का निर्माण हो जाता है। मरकरी सेल के एनोड पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है, यानी कि जिंक धातु जो पात्र होता है जिंक धातु का बना हुआ जो एनोड का कार्य करता है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के हाइड्रोक्साइड आयनों के साथ अपक्रिया द्वारा इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, यानी इस पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है और जिंक ऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है, यानी कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड जल के साथ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके मरकरी और हाइड्रोक्सिल आयन का निर्माण करती है। तो दोनों को मिलाने पर जो ऑक्सीकरण क्रिया है, अपचयन क्रिया है, दोनों मिलाने पर एक संपूर्ण सेल क्रिया होती है, यानी कि जिंक सल्फाइड प्लस मर्क्यूरी सल्फाइड इक्वल टू जिंक सल्फाइड प्लस मरकरी। इस सेल से सदैव 1.35 वोल्ट का विभव मिलता रहता है, जो सेल के जीवन काल में स्थिर रहता है, क्योंकि इस सेल की अपक्रिया के दौरान किसी आयन के सांद्रण में परिवर्तन नहीं होता है। मरकरी सेल को उपयोग में आने के बाद इस प्रकार नष्ट करना चाहिए कि प्रदूषण ना हो, क्योंकि मरकरी तीव्र विषाक्त होती है। उसके बाद नंबर 2 है द्वितीयक सेल या बैटरियाँ। द्वितीयक सेल जो होते हैं ये उत्क्रमणीय गैल्वेनिक सेल होते हैं। इनमें उच्च ऊर्जा युक्त पदार्थ शीघ्र अपक्रिया करके विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं और अक्रिय हो जाते हैं। इन पदार्थों को बाह्य स्रोतों के द्वारा पुनः सक्रिय बना लिया जाता है और सेल में पुनः प्रयुक्त कर सकते हैं। ये जो द्वितीयक सेल होते हैं, अगर इनको एक बार चार्ज कर दिया जाता है, अब वो अनावेशित हो जाता है, तो उसको हम पुनः रिचार्ज कर सकते हैं, यानी पुनः इसको चार्ज किया जा सकता है। और सेल में पुनः प्रयुक्त कर लेते हैं, अर्थात इन सेलों को पुनः आवेशित किया जा सकता है। ये पुनरावर्त अपक्रिया सेल होते हैं, इन्हें संचायक सेल भी कहते हैं। इस प्रकार के सेलों के उदाहरण में सीसा संचायक सेल एवं निकिल कैडमियम संचायक सेल मुख्य सेल होते हैं। अब देखिए इसमें सीसा संचायक सेल क्या है। यहाँ देखिए सीसा संचायक सेल दिखाया गया है। सीसा संचायक सेल में स्पंजी लेड के 3 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। और 3 लेड ऑक्साइड के इलेक्ट्रोड होते हैं। तो जो लेड इलेक्ट्रोड होते हैं वो एनोड का कार्य करते हैं और लेड डाइऑक्साइड के इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो कैथोड का कार्य करते हैं। इसके अंदर तन सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन भरा होता है, जो कि वैद्युत अपघट का कार्य करता है।
और एक शीशा संचायक बैटरी का जो विभव होता है वो लगभग 6 से 12 वोल्ट होता है। यानी कि एक शीशा संचायक सेल जो होता है मतलब एक इलेक्ट्रोड का विभव लगभग 2 वोल्ट होता है। इस तरह से 2 6 12 वोल्ट की बैटरी बनती है। इस सेल का उपयोग ऑटोमोबाइल यानी कि स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त होने वाले बैटरी में किया जाता है। यह सेल शक्ति के स्रोत के रूप में उपयोगी है। एक शीशा संचायक बैटरी का विभव 6 से 12 वोल्ट होता है, जिनमें 3 से 6 संचायक सेल यानी एक सेल का विभव लगभग 2 वोल्ट होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। उसका विभव 2 वोल्ट होता है। श्रेणी क्रम में या श्रेणीबद्ध रूप से जुड़े होते हैं। इस सेल में स्पंजी लेड की प्लेट एनोड तथा लेड डाइऑक्साइड की परत चढ़ी लेड की प्लेट कैथोड के रूप में प्रयुक्त की होती है। 38% सांद्रता वाला सल्फ्यूरिक अम्ल का जलीय विलयन, जिसका घनत्व 1.30 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, बद्धघट का कार्य करता है। सेल में इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएँ निम्नलिखित प्रकार से होती हैं। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, यानी कि लेड सल्फ्यूरिक अम्ल के सल्फेट आयनों के साथ जुड़कर लेड सल्फेट बनाता है, और कैथोड पर लेड डाइऑक्साइड सल्फेट आयनों के साथ और जल के हाइड्रोजन आयनों के साथ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके लेड सल्फेट और जल बनाती है। यहाँ पर यह अपचयन की क्रिया होती है। दोनों को मिलाने पर संपूर्ण सेल अभिक्रिया इस प्रकार होती है। लेड प्लस लेड डाइऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल इक्वल टू लेड सल्फेट प्लस जल। सेल का उपयोग करने पर इसमें वैद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त सल्फ्यूरिक अम्ल की सांद्रता घटती रहती है, क्योंकि उसके सल्फेट आयन लेड सल्फेट के बनने में प्रयुक्त हो जाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का घनत्व कम हो जाता है। जब यह घनत्व लगभग 1.20 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो जाता है तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और दोनों इलेक्ट्रोडों पर लेड सल्फेट जमा हो जाता है। बैटरी को पुनः आवेशित करना आवश्यक होता है। पुनः आवेशित करने के लिए सेल एक विद्युत अपघटन सेल की भांति प्रयुक्त होता है। यानी कि जब सेल को पहली बार आवेशित किया जाता है तो गैल्वेनिक सेल की भांति कार्य करता है, और जब उसको पुनः डिस्चार्ज होने के बाद पुनः आवेशित किया जाता है तो वह विद्युत अपघटन सेल के रूप में कार्य करता है। बाह्य स्रोत से इससे विद्युत ऊर्जा देते हैं और विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित की जाती है, क्योंकि सेल डिस्चार्ज के विपरीत अभिक्रिया होती है, जिससे अग्रलिखित अभिक्रियाओं द्वारा प्रारंभिक अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो जब इसे पुनः आवेशित किया जाता है तो जब विपरीत अभिक्रिया होती है तो देखिए जहाँ कैथोड है, पहले कैथोड पर यहाँ अपचयन होता है और एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, यानी कि लेड सल्फेट अपचयित होकर लेड धातु बनाता है और सल्फेट आयन बनाता है। एनोड पर लेड सल्फेट जल के साथ लेड डाइऑक्साइड सल्फेट आयन और हाइड्रोजन बनाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है और ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। दोनों को मिलाने पर संपूर्ण क्रिया लेड सल्फेट प्लस जल इक्वल टू लेड प्लस लेड डाइऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल।
इस प्रकार आवेशन एवं निरावेशन प्रक्रियाओं की अभिक्रियाएं विपरीत होती हैं। इसमें पुनः आवेशन संभव है क्योंकि निरावेशन के समय बना लेड सल्फेट ठोस होता है एवं इलेक्ट्रोड पर चिपकता है। यह पुनः आवेशन के समय इलेक्ट्रॉन लेता या देता है। इस प्रकार रिचार्ज सेल से पुनः विद्युत धारा प्राप्त हो जाती है, अतः सेल बार बार काम में आता रहता है। सीसा संचायक सेल को हम निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। लेड सल्फेट समानांतर H2SO4 लेड ऑक्साइड लेड। उसके बाद सीसा संचायक सेल की विशेषताएं क्या है, यानी इस सेल को बार बार उपयोग किया जा सकता है। यानी बार बार डिस्चार्ज होता है, बार बार उसको चार्ज कर सकते हैं और फिर उसको बार बार उपयोग में लाया जा सकता है। इस सेल की दक्षता बहुत अधिक यानी 80% होती है। इस सेल की आयु 2 से 5 साल तक होती है। इसकी कुछ कमियां भी हैं, दोष भी हैं। क्या है, सीसा संचायक सेल मुख्य दोष यह है कि सेल को पुनः चार्ज करते समय लेड सल्फेट के जो क्रिस्टल पुनः लेड और लेड डाइऑक्साइड में बदल नहीं पाते हैं, उन्हें यह सेल जमा करता रहता है, जिससे सेल की क्षमता समय के साथ साथ घटती रहती है। उसके बाद निकल कैडमियम संचायक सेल या इसी को निकेट सेल भी कहते हैं। निकल का कैडमियम कैड निकेट सेल कहा जाता है। इस सेल को भी पुनः आवेशित किया जा सकता है। इस सेल में कैडमियम धातु का एनोड और निकेल ऑक्साइड युक्त धातु ग्रेड का कैथोड प्रयुक्त होता है। इस इलेक्ट्रोड को वैद्युत अपघट्ट KOH विलयन में डुबा देते हैं, जिससे निम्नलिखित इलेक्ट्रोड अपक्रियाएं होती हैं। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, यानी कैडमियम हाइड्रॉक्सिल आयनों के साथ कैडमियम हाइड्रॉक्साइड बनाता है। अब कैथोड पर अपचयन क्रिया होती है, यानी कि निकल डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके निकल हाइड्रॉक्साइड और हाइड्रॉक्सिल आयन बनाता है। दोनों मिलाने पर संपूर्ण सेल अपक्रिया होती है। कैडमियम प्लस निकल डाइऑक्साइड प्लस जल इक्वल टू कैडमियम हाइड्रॉक्साइड प्लस निकल हाइड्रॉक्साइड। इसमें निरावेशन के समय जो उत्पाद बनते हैं वे ठोस होते हैं और इलेक्ट्रोड पर चिपक जाते हैं। आवेशन के द्वारा उपर्युक्त अपक्रियाएं विपरीत दिशा में होती हैं। इस सेल में यदि आवेशन या निरावेशन के समय गैसें नहीं बनती हैं तो सेल बंद हो सकता है। इस सेल को नेकेड सेल भी कहते हैं तथा इस सेल का विभव लगभग 1.4 वोल्ट होता है। इस सेल का उपयोग तार विहीन उपकरणों जैसे फ़ोन, पेजर, मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों, गणकों यानी कैलकुलेटर्स आदि में किया जाता है। यह सीसा संचायक सेल की तुलना में दीर्घ आयु की होती है। नंबर 3, ईंधन सेल। ईंधन सेल क्या होते हैं? ये सेल प्राथमिक सेलों के समान होते हैं। इन सेलों में बिना ईंधन को प्रयोग किए ईंधन के दहन की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। यह रूपांतरण इस कारण संभव है क्योंकि दहन अभिक्रिया भी प्रकृति में रेडॉक्स अभिक्रिया के समान होती है। इन सेलों को इस प्रकार से बनाया जाता है कि इनमें ईंधन लगातार भरा जा सके, जिससे कि विद्युत धारा निरंतर प्राप्त होती रहे। ईंधन के रूप में हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, प्रोपेन, एथेनॉल आदि को प्रयुक्त करते हैं। ईंधन सेलों में सबसे सफल और प्रचलित सेल हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल होता है, जिसे बैकोन सेल भी कहा जाता है क्योंकि इस सेल को बैकोन ने बनाया था। तो इसमें है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। इस सेल में कार्बन या टाइटेनियम के छिद्रित इलेक्ट्रोड होते हैं जो प्लेटिनम
सिल्वर या कॉपर ऑक्साइड आदि के द्वारा संसेचित होते हैं, क्योंकि इन पर प्लेटिनम, सिल्वर या कॉपर ऑक्साइड आदि की परत चढ़ी होती है। दोनों इलेक्ट्रोडों एनोड व कैथोड के बीच में वैद्युत अपघट्ट NaOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सांद्र विलयन भरा रहता है, जो वैद्युत अपघट्ट का कार्य करता है। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैसों को सरल इलेक्ट्रोडों में से वैद्युत अपघट्ट के विलयन में भेजा जाता है। इसमें हाइड्रोजन गैस को एनोड तथा ऑक्सीजन गैस को कैथोड की ओर प्रवाहित करते हैं। ये गैसें बुलबुलों के रूप में छिद्रित इलेक्ट्रोडों से ऊपर उठती हैं। इसमें निम्नलिखित इलेक्ट्रोड अपक्रियाएं संपन्न होती हैं। तो यहाँ देखिए, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल है। यहाँ 3 पट्टियाँ बनी हुई हैं। मध्य वाली पट्टी यानी मध्य वाले भाग में यहाँ जल भरा जाता है। जल नहीं भरा जाता है। इसमें सांद्रित जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन होता है। इसके दोनों तरफ छिद्रयुक्त कार्बन की छड़ें लगी होती हैं, जिसमें से एक छड़ एनोड का कार्य करती है और दूसरी कैथोड का कार्य करती है। इधर एनोड तरफ से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है और कैथोड तरफ से ऑक्सीजन गैसों को प्रवाहित किया जाता है। हाइड्रोजन जो कार्बन कैथोड होता है, इसे एक बैटरी के द्वारा जोड़ दिया जाता है। यानी जो ऊर्जा स्रोत होता है उसके द्वारा जोड़ देते हैं और इसके अंदर धारा प्रवाहित की जाती है। धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से यह जल भाप बन के ऊपर उड़ता रहता है। तो जब जल ऊपर तरफ उड़ता है भाप बन करके, तो इस पर देखिए क्या क्रिया होती है। यानी एनोड पर जो क्रिया होती है वो हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्सिल आयन यानी NaOH या KOH का हाइड्रोक्सिल आयन, इधर से हाइड्रोजन, दोनों मिलकर बनाते हैं जल। इसी प्रकार से कैथोड पर अपचयन क्रिया होती है, यानी ऑक्सीजन गैस जल के साथ ये हाइड्रोक्सिल आयन बनाती है, यानी इस पर अपचयन होता है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों मिलाने पर संपूर्ण सेल प्राप्त होता है। यानी संपूर्ण सेल में हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O। तो इस सेल को हम व्यक्त कर सकते हैं इस तरह से: Pt(H2 गैस) / NaOH / O2 गैस इंटू Pt। इस सेल में ईंधन खर्च होता रहता है, अतः इसे भरते रहना आवश्यक होता है। कुछ अन्य ईंधन सेलों के उदाहरण निम्न प्रकार से हैं। इनमें हाइड्रोजन के स्थान पर हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल आदि प्रयुक्त करते हैं। इस सेल का विभव लगभग 299 वोल्ट होता है। इस सेल का उपयोग दूरदर्शन प्रसारण केंद्र में ऊर्जा शक्ति के लिए किया जाता है। इस ईंधन सेल का उपयोग अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यात्रियों के लिए जल की व्यवस्था अपक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न जलवाष्प को संघनित करके अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जल की व्यवस्था हुई थी। इस सेल में हाइड्रोजन के स्थान पर मीथेन, एथेन, प्रोपेन आदि गैसों को भी ईंधन के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको हटा सकते हैं, ये ऐसे काट दीजिए। उसके बाद ईंधन सेलों की विशेषताएं। ईंधन सेलों की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला, ऊर्जा का स्रोत होता है, यानी ईंधन की लगातार पूर्ति करने पर लगातार विद्युत धारा प्रवाहित होती है।
इसलिए इधर सेल की आयु बहुत अधिक लंबी होती है। समय के साथ इन सेलों की वोल्टता में कोई कमी नहीं आती है। दूसरी विशेषता नंबर 2, प्रदूषण मुक्त कार्यशैली। ये सेल प्रदूषण मुक्त होते हैं क्योंकि इनसे हानिकारक पदार्थों का निर्माण नहीं होता है। इनमें उत्पाद केवल जल होता है। नंबर 3, उच्च दक्षता। इनकी दक्षता उच्च लगभग 75 से 80% होती है, जिसे 95% तक बढ़ाया जा सकता है। इधर से लोग सीमाएँ, यहाँ देखिए इधर से लोग सीमाएँ हैं, सीमाएँ इसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद कोरोशन यानी कि संक्षारण। संक्षारण क्या है? ये कुछ धातुएं होती हैं जो नमी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इन जो वायुमंडल तमाम गैसें होती हैं, नमी होती है, उनसे आप क्रिया करके वो धीरे नष्ट होने लगती हैं। तो धातुओं का इस तरह से नष्ट होना कहलाता है धातुओं का संक्षारण। तो संक्षारण में होता नष्ट होना। सोना, प्लेटिनम, पैलेडियम आदि कम क्रियाशील धातुओं को छोड़कर अधिकांश धातुएं वायुमंडल के संपर्क में आने पर धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। ये धातुएं वायुमंडल में उपस्थित गैसों, वायु उपस्थित ऑक्सीजन तथा नमी के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बना लेती हैं। अतः धातुओं का वायुमंडल के संपर्क में धीरे धीरे अन्य अवांछित यौगिकों जैसे ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, सल्फेट आदि में परिवर्तन के कारण क्षय होना यानी कि नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, कॉपर की सतह पर हरे रंग की तह जम जाना, धातुओं की चमक का धीरे धीरे नष्ट हो जाना, ये सभी संक्षारण के उदाहरण हैं। जंग लगने के कारण विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 15% लोहा प्रतिवर्ष नष्ट हो जाता है। संक्षारण की प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, यानी कि संक्षारण जो होता है मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। पहला रासायनिक संक्षारण और दूसरा है विद्युत रासायनिक संक्षारण या नम संक्षारण। रासायनिक या शुष्क संक्षारण क्या है? धातु का वायुमंडल में उपस्थित गैसों जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस आदि के द्वारा संक्षारण होने को रासायनिक या शुष्क संक्षारण कहते हैं। ये गैसें धातु से सीधी अभिक्रिया करके धातु के यौगिक बना लेती हैं, जिससे धातु का क्षय हो जाता है। इसमें अभिक्रिया का वेग धातु की सक्रियता, ताप तथा बनने वाले यौगिक पर निर्भर करता है। दूसरा विद्युत रासायनिक या नम संक्षारण। इसमें नमी होती है। धातुओं का नमी और अशुद्धियों की उपस्थिति में संक्षारण तीव्रता से होता है। जिन धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव बहुत कम होता है, जैसे आयरन, जिंक आदि, तो उनका संक्षारण शीघ्रता से होता है।